जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। ठीक है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, ठीक है, बीटी बैंगन हो गया, ब्रिंजल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब इसके बारे में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसल अनुसंधान के लिए मानदंड में शिथिलता अभी की गई है, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो इनका संदर्भ क्या है वो देख लेते हैं। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स में अनुसंधान के लिए निर्धारित मानदंडों को आसान बनाने और फसलों की रूपरेखा यानी कि उनकी प्रोफाइल जो है को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो पहले क्या था कि जो विदेशी जीन थे उनको जीएम क्रॉप्स के अंदर शामिल नहीं करते थे, क्योंकि ये खतरा रहता था कि वो देसी प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब कुछ दिशा निर्देशों के साथ विदेशी जीन का उपयोग करने की छूट मिल गई है। ये दिशा निर्देश आनुवांशिक संवर्धित पादपों यानी कि जीएम प्लांट्स के अनुसंधान यानी कि रिसर्च, विकास यानी कि डेवलपमेंट, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में शामिल सभी सार्वजनिक एवं निजी संगठनों पर लागू होंगे। मतलब प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट दोनों संगठनों पर ये लागू होंगे, जो भी दिशा निर्देश है। नेक्स्ट है जीनोम संशोधित पादपों की सुरक्षा आकलन हेतु दिशा निर्देश 2022 किस प्रकार छूट दी गई है और वो दिशा निर्देश क्या हैं तो वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले पौधे के जीनोम को संशोधित करने के लिए जीन संशोधन तकनीक का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं जेनेटिकली तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी कि GEAC यह परमिशन देने वाली एक समिति है, से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी गई है। हालांकि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री तथा उन राज्यों द्वारा लिया जाएगा जहां इस प्रकार की कृषि की जा सकती है। ठीक है, अंतिम राज्य राज्यों पर है और उस राज्य का जो पर्यावरण मंत्री है उसके द्वारा लिया जाएगा। शोधकर्ताओं के लिए ट्रांसजेनिक बीजों का विकसित करने हेतु सभी आवश्यक शर्तें GEAC की अनिवार्य अनुमति संबंधी अनुच्छेदों को छोड़कर जीन संशोधित बीजों पर लागू होगी। जैसा कि मैंने बताया, अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है पर्यावरणविद समूह द्वारा उठाई गई चिंताएं। अब जब परिवर्तन हो रहा है, जो एक तो प्राकृतिक बीज होते हैं, ठीक है, तो वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो सालों से, ठीक है, वर्षों से उनकी खेती की जा रही है। लेकिन जब प्रकृति के खिलाफ जाकर उनके जीन में परिवर्तन करके नए बीज बनाए जाते हैं तो वो प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, उसके आधार पर पर्यावरणविद जो समूह है, NGOs हैं, वो इनके खिलाफ चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और वो चिंता क्या क्या है, तो पहला है पर्यावरणवादी समूह ने जीन संशोधित फसलों के लिए दी गई छूट का विरोध किया है। छूट का विरोध इसलिए किया है कि अब उनके ऊपर रोक टोक नहीं है, अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी जीन एडिट कर सकते हैं और कुछ भी उसके अंदर हटा सकते हैं। इनका कहना है, मतलब NGOs का या पर्यावरणविद समूह का कहना है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जीन संशोधन शामिल होता है, इसलिए विशेष प्रकार के जीनोम संशोधित पादपों को नियामक के दायरे में छूट देने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये इनकी चिंता है। जीन संशोधन तकनीक में जीन के कार्य को बदलना शामिल होता है, जिसके बड़े और अनएक्सपेक्टेड परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक संभावना पर आधारित चिंताएं हैं ये, ठीक है, संभावना पर। नेक्स्ट है, अब ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या क्या है। टारगेटेड मेडिसिन होगी, बायोफ्यूल्स में वृद्धि होगी, डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स होंगी, मतलब उनके ऊपर बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी नहीं लगी तो जो आर्टिफिशियल उर्वरक होते हैं, ठीक है, जो एक तो प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, जो केमिकल वाले उर्वरक होते हैं, उनका उपयोग कम हो जाएगा और न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा। अब चैलेंजेस क्या है, एक तो सेफ्टी कि जब जो कोई खाद्य पदार्थ है वो अगर खाया जाता है तो वो मनुष्य की ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट डालेगा। एथिकल कंसर्न यानी कि नैतिकता आधारित जो भी कंसर्न है वो क्या होंगे, और रेगुलेटरी चैलेंज मतलब इनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा। तो ये हमने अपॉर्चुनिटी देख ली, ठीक है, और चैलेंजेस देख लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फसलों के। अब ये देखेंगे कि जीन संवर्धित फसलें होती क्या है। तो जीन संवर्धित फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें अथवा GM फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को
ट्रांसजेनिक तकनीक की रूपांतरित किया जाता है। मतलब जैसे मान लो बीटी कॉटन था तो उसके अंदर से जीन हटाकर एक ऐसे जीव का जीन उसके अंदर डाल दिया गया है जो कि उसके अंदर जो बीमारी लगती थी वो उसको ख़त्म कर देती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधों में प्रविष्ट कराकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की जाती है। तो वो जो प्रजाति विकसित की जाती है वो प्राकृतिक रूप से अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी साबित हो सकती है। वैसे तो उनका टेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए बीटी कॉटन जैसा कि मैंने बताया, जिसमें पौधे के कीट के हमले से बचाने के लिए मृदा में मौजूद जीवाणु के एक जीन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बीटी कॉटन के अंदर से जो उसके ऊपर जो कीट का हमला होता था, ठीक है, तो मृदा में एक जीवाणु होता है, उसके जीन को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है जिससे वो कीट का हमला अभी नहीं होता है। मतलब उस कीट के हमले से बीटी कॉटन की जो फसल होती है वो ख़राब नहीं होती है। कॉटन से यहाँ कपास कॉटन मतलब कपास, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्चर्स आइसोलेट ए जीन फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ द ट्रेट दे वांट टू इम्पार्ट टू ए प्लांट। मतलब किसी जीव के अंदर से कोई जीन लेकर किसी पौधे के अंदर ट्रांसप्लांट करने की जो विधि होती है वो क्या होती है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे क्या है, सिंगल जीन इज आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड। जैसे कि कोई सेल है और ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अब ये इसको कंबाइन कर दिया। अब सेकंड क्या है, मैनी कॉपीज ऑफ जीन आर इंसर्टेड इनटू प्लांट सेल्स एंड इंड्यूस टू ग्रो। मतलब जो खूब सारी जो कॉपीज़ जो प्रतिकृति है वो जीन की जो प्रतिकृति है वो पौधे के अंदर डाल दी जाती है और उसको उगने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू है, अब ये उगने के लिए छोड़ दिया गया। अब जो 3 नंबर पे ये देखिए, सीड्स फ्रॉम मैच्योर प्लांट्स आर स्टडीड फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पता चलता है कि जो हमने जीन किसी पौधे में डाला है वो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो चुका है तो उसको आगे परमिशन के लिए GEAC के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है GM फसलों से संबंधित मुद्दे क्या हैं। इस पद्धति के बारे में चिंता की बात यह है कि ये जीन उन पड़ोसी पौधों में फैल सकते हैं जिनमें इस तरह के प्रभाव अपेक्षित नहीं होते हैं, इसलिए इस तकनीक का अनुप्रयोग विवादास्पद रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो किसी अन्य प्रजाति की जो पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखते हैं जीनोम एडिटिंग क्या है। जीनोम संशोधन या जीनोम एडिटिंग में उन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनके माध्यम से किसी जीनोम में विशेष स्थान पर आनुवंशिक सामग्री को प्रविष्ट कराया जा सकता है अथवा हटाया या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जीनोम संशोधन के लिए कई पद्धतियां विकसित की गई है, जिनमें कुछ हैं, जिनमें से एक पद्धति है CRISPR-Cas9 की। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, CRISPR-Cas9। ये एक तरह की आणविक कैंची होती है, जैसे अपनी कैंची होती है ना वैसी ये एक आणविक कैंची होती है जो कि क्लस्टरेटेड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9 का संक्षिप्त रूप है। जो CRISPR-Cas9 है उसका फुल फॉर्म ये होता है, तो आप देख लीजिए। वैसे तो पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर न्यूज में रहे CRISPR-Cas9 से आप क्या समझते हैं, तो वो एक तरह की आणविक कैंची है। कौन सी कैंची है, आणविक कैंची, यानी कि जो बायोलॉजिकल जो कैंची होती है वो इसे कहते हैं। CRISPR-Cas9 को बायोलॉजिकल कैंची कहते हैं, जिसको हिंदी में आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमने देखा था कि GEAC क्या होता है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी कि GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है GEAC, तो वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित एक वैधानिक निकाय है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचित और वैधानिक निकाय है। नियम 1989 के अनुसार यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये किसी प्रकार से जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीव होते हैं उनके पुनः संयोजकों और बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करती है, उसको रेगुलेट करती है और उसके मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। तो ठीक है, तो ये है GEAC के बारे में मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसल अनुसंधान के लिए मानदंड में शिथिलता क्या है, इसका संदर्भ क्या है, वो भी हमने देख लिया। जीनोम संशोधित पादपों की सुरक्षा आकलन हेतु दिशा निर्देश क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। और उन दिशा निर्देशों का पर्यावरणविदों
ने क्या चिंताएं उठाई है वो भी हमने देख ली। अपॉर्चुनिटी क्या है और चैलेंजेस क्या है वो भी हमने देख लिया। जीन समर्थित फसलें होती क्या है तो उसके बारे में हमने जान लिया है कि क्या होती हैं। ठीक है, जीएम फसलों के संबंधित मुद्दे क्या हैं और जीनोम एडिटिंग क्या होती है वो भी हमने देख लिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति क्या होती है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, कौन से अधिनियम के तहत ये वैधानिक निकाय है और कौन से नियम के तहत ये जो पर्यावरण संबंधित गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन के लिए ये जिम्मेदार है, तो वो भी हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक पौधा सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूर लगाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।